गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने कक्षा 9th की मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक सी डेफिनेशन सीखी थी। आज हम प्रश्नावली 1.1 को हल करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.। कल जितनी भी डेफिनेशन बताई थी वो सारी इस प्रश्नावली में अप्लाई होगी और उन्हीं की मदद से आपको इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो कल हमने संख्याओं का वर्गीकरण करके हमने आपको समझाया था, शून्य के बारे में भी समझाया था, जिसमें हमने बताया था। और फिर से अपन एक बार फिर से सीख लेते हैं, इससे अपने को और अच्छे से समझ में आएगा। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या के हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 हो सकता है। तो क्या है इसमें पहला क्वेश्चन, क्या उत्तर क्या हो जाएगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? उत्तर लिखेंगे और ये आ जाएगा सत्य। फिर यहाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। और आगे देखिए ना, अब हम इसको p/q के रूप में दर्शाना है, तो देखिए लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? 0/1, 0/2, 0/3। इस तरह से हम 0 के बटे में कितना भी लिख सकते हैं, उत्तर हमारा 0 आएगा। और हम इसको दर्शा दिए हैं p/q, जहां q बराबर हमारा 0 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। क्या? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी? अनंत। और हमें उनके बीच में किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए दो विधियां होती हैं। एक तो होती है पहली को अगर हम r मान लें, दूसरी को s मान लें। जिस तरह का हमारी बुक में समझाया गया है उसी के आधार पे आपको बता रहे हैं। हम a और b भी मान सकते हैं। अगर हम पहली को r मान लें, दूसरी को s मान लें, तो दोनों को r प्लस s करके उसमें 2 का भाग देके इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी एक सरल विधि है। क्या? कि जितनी भी संख्याएं सवाल में पूछी गई, कितनी पूछी? 6। जैसे इस सवाल में कितनी पूछी? 6। जितनी भी संख्याएं सवाल में पूछी गई हैं उसमें एक जोड़ के, तो यहाँ कितनी पूछी है? 6। इसमें क्या जोड़ना है? 1। क्या कितने हो गए? 7। एक जोड़ के इस 7 का दोनों संख्याओं में गुणा और भाग कर देंगे। पहले क्या कर देंगे? क्या करेंगे? 3 गुणा 7/7 4 गुणा 7/7। इतना कर लिया। कितना आया? 21/7। ये कितना आया? 28/7। इस तरह से गुणा करने के बाद
हमें अब इनके बीच की संख्या निकालनी, तो अब आसान हो जाता है, हमारे पास दो दो उत्तर हो गए। एक बात याद रखिए कि किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा और भाग किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि जब कोई संख्या जैसे बटे में होती है, ये 7/7 क्या है, इसको काट देंगे तो ये 1 के बराबर हो जाता है। किसी भी संख्या में 1 का गुणा या भाग करेंगे तो उत्तर क्या वही आएगा। तो यहाँ क्या 21 और 28, 21/7 और 28/7, इनके बीच में हर समान है। अब सिंपल सवाल आता है, इनके बीच की संख्या 21 के बाद कितना आता है 22, तो 6 परिमेय संख्या कौन सी हो जाएंगी, यहाँ लिख देंगे 6 परिमेय संख्याएं। 21 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22/7, फिर 22 में 1 जोड़ेंगे 23/7, इस तरह से 24/7, 25/7, 26/7 और आखिरी होगी 27/7। कितनी होगी 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, और हमसे 6 ही पूछा गया था। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत ही सरल विधि है, इससे किन्हीं भी दो संख्याओं की बीच की कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब अगला सवाल हम देखते हैं, कौन सा, तीसरा सवाल है 3/5 और 4/5। क्या 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको भी इसी की तरह करना है, इसकी तरह दूसरे सवाल की तरह, जैसे हमने दूसरा सॉल्व किया, इसमें क्या है 3/5 और 4/5 के बीच की कितनी 5 करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 + 1 बराबर कितना होगा 6। 6 का हम इसमें ऊपर नीचे गुणा और इसमें, तो 3/5 गुणा 6/6 कितना हो गया 18/30, होना 4/5 गुणा 6/6 कितना होगा 24/30। कितनी हो गई, अब इनके बीच की अपने पास दो मान आ गए 18/30 और 24/30। अब सिंपल सा है, 5 परिमेय संख्याएं, लिख दीजिए 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर 18 के बाद कितना आएगा 19, 19/30, हर को सेम रहने दीजिए। 19 के बाद 20, 20/30, 21/30, 22/30 और ये 23/30। कितनी हो गई 5, हमसे भी कितना पूछा था 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम कितनी भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ये हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारी किताब का प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, कुछ इसमें नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, उत्तरों के साथ कारणों के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, कल हमने जो बेसिक डेफिनेशन सिखाई थी, अब ये इन सवालों जो आगे हम 3 सवाल चौथे के 3 भाग हैं इनको करने जा रहे हैं, जो कल हमने डेफिनेशन पढ़ाई थी या जो परिभाषा हमने सीखी थी, उन्हीं के आधार पे हमें उनके उत्तर मिलना है। चलिए उनको एक बार और सीख लेते हैं।
जैसे हम कहें संख्या, क्या संख्या, संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं, क्या वास्तविक, क्या वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक संख्या हो गई, अवास्तविक संख्या हो गई। वास्तविक को फिर से दो में बांट देते हैं। कल वैसे हमारे में अभी सिलेबस में वास्तविक संख्या है नहीं, लेकिन हमने कल फिर भी बता दिया था आपको वास्तविक संख्या क्या होती है, आयोटा, इमेजिनरी नंबर। इसमें क्या ये होती है आयोटा, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है और आई बराबर √-1 होता है। ये हमें अभी नहीं पढ़नी है, 11th में रहेगी हमारे सिलेबस में, लेकिन फिर भी बता दिया था जानकारी के लिए। वास्तविक का कौन कौन से बटेंगी, परमेय, परमेय संख्याएं। वास्तविक के कितने भाग होंगे, 2, और अपरमेय संख्याएं। कौन कौन से, परमेय और अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे -3, -1, 2, 5, 2/3, 1/2 आदि। अपरमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √2, √3, √5, पाई आदि। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं कहाँ, अपने क्वेश्चन पर। चौथे का कौन सा, पहला क्वेश्चन, हमने पहला क्वेश्चन ले लिया चौथे का। क्या है, अब अपन को बताना है, अब बताइएगा, देखिए ध्यान से, अपन को बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कल हमने क्या बताया था, डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। पहले कौन सी आती, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से लेके अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इंफिनिटी तक, ये सब क्या हो गई, प्राकृत संख्याएं। जब इन्हीं प्राकृत संख्याओं में जीरो सहित सभी 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी तक कर देते हैं संख्याएं, तो ये क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो सम्मिलित कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। तो अभी क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है, क्या हो जाएगा, सत्य है, सत्य। कल की आप वीडियो देखिएगा, अगर नहीं देखी तो फिर से ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 से इंफिनिटी तक क्या हो गया, हमारी प्राप्त हो गई। पूर्ण में क्या, इसमें जीरो हो जाता है, मतलब कि प्राप्त तो पूरी उसमें पूर्ण में होती है, उसमें जीरो भी ऐड हो जाता है। तो ये हमारा कथन क्या, सत्य हो जाएगा। देखिए आया ना डेफिनेशन काम, जिसके आधार पर हमने अपने इस सवाल का हम जवाब दे सके। इसलिए बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो हमें बहुत मदद करता है सवाल सॉल्व करने में। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से सुनिए, आप अपनी पुस्तक लेके भी बैठिएगा, किताब लेके, जिसमें आपको क्वेश्चन समझ में आए, ध्यान से दिखाई देगा। फिर भी नहीं आता है तो देखिएगा ध्यान से। ये है दूसरा, प्रत्येक, क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है कथन, बताइए, असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य, असत्य। ये असत्य क्यों हो गया, पहले क्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत में जब हम जीरो ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याएं ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्णांक, इंटीजर बन जाता है, जिसे हम आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनने तो उल्टा पूछ लिया हमसे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण होती है, जबकि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक तो हो जाएंगी, क्योंकि जीरो पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक, जीरो धनात्मक संख्याएं, और पूर्ण में क्या होता है, जीरो धनात्मक। तो पूर्णांक पूर्ण,
और इसको आज हम एक चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे ये क्या है, ये हमारी प्राकृतिक हो गई, प्राकृत संख्या होगी। फिर हमने यहाँ जीरो ऐड कर दिया, 1 2 3, यहाँ हमने जीरो ले लिया तो ये हमारी पूर्ण हो गई, ये क्या पूर्ण हो गई। फिर ये पूर्णांक हो गई, जब हमने ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक ऐड कर दी तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं बेस में होंगी और जितनी पूर्ण संख्या बेस में होगी, लेकिन ये पूर्णांक इसमें सम्मिलित नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा गोला कौन सा है, पूर्णांक का है। इसका मतलब क्या, छोटा गोला तो बड़े में समा जाएगा लेकिन बड़ा गोला छोटे में नहीं आएगा, तो इसका क्या ऋणात्मक संख्या, तो पूर्णांक संख्याएं। तो हमारा सवाल क्या था, सभी पूर्णांक संख्याएं या प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो ये हमारा कथन क्या होगा, सत्य, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, तो ये कथन हमारा असत्य हो गया। आया समझ में, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। हमारा तीसरा सवाल क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्याएं क्या होती है, माइनस, इस परमेय संख्या में ऋणात्मक ही आ जाता है, जीरो भी आता है, और बटे में भी संख्याएं आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी होती है, धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कथन, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य होगा। पूर्ण संख्या क्या क्या होती हैं आपको मालूम होना चाहिए, जीरो से लेके इन्फिनिटी यानी अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर इनके अलावा कोई भी संख्या और ऐड हो जाए तो हमारा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि फिर वो पूर्ण संख्या नहीं बचेगी। जबकि परमेय संख्याओं में ऋणात्मक भी शामिल हैं और पूर्णांक भी शामिल हैं और बटे वाली संख्याएं शामिल हैं, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो गया, असत्य। मतलब प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये असत्य। तो हमारी प्रश्नावली 1.1 यहाँ समाप्त होती है, ठीक है। अब इसका अध्ययन ध्यान से कीजिएगा, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा, और जो भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान करके आपको रिप्लाई किया जाए। थैंक यू।